चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसे महीने की बात करेंगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इस महीने के साथ ही भारतीय परंपरा का नव वर्ष शुरू हो जाता है। यानी अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो हिंदू पंचांग के हिसाब से ये पहला महीना है और वाकई में इसके पीछे ज्योतिष के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, वो ऐसी होती हैं इसको वाकई में आप पहला महीना कह सकते हैं, नया साल कह सकते हैं। चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए, चलिए बताते हैं चाल चक्र में खास क्या है। चाल चक्र में बात करेंगे भारतीय नववर्ष की शुरुआत की। भारतीय नववर्ष की शुरुआत भी इसी महीने में हो रही है। इसको चैत्र का महीना कहा जाता है। चैत्र के महीने में किन सावधानियों की बात की जाती है वो आपको बताएंगे। इस महीने में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसके अलावा राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, ये भी आप जान पाएंगे। किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा और क्या होगा शुभ पहर। तो बहुत सारी जानकारियां चैत्र के महीने के बारे में। हालांकि अभी नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन अगर हम महीने की बात करें तो चैत्र का महीना जस्ट शुरू हुआ है, इसलिए चैत्र के महीने की महिमा को समझना जरूरी है और उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज का पंचांग। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र के महीने का क्या महत्व है। देखिए, भारतीय पंचांग का जो पहला महीना है वो चैत्र है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये पूरा सीक्वेंस है उसका। पहला महीना चैत्र का होता है। अब हिंदू परंपरा की जो खास बात है या जो भारतीय परंपरा के पंचांग की खास बात है, उसमें महीनों का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया, किसी भी महीने का नाम कुछ भी रख दो, किसी राजा के नाम पे, किसी रानी के नाम पे, ऐसा नहीं किया गया। इसमें ये देखा गया कि किस महीने में किस नक्षत्र की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है और जो नक्षत्र उस महीने में लीड करता है, जो नक्षत्र पूर्णिमा के दिन आता है उस महीने में, उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नाम रख दिया गया। चित्रा नक्षत्र इस महीने का प्रमुख नक्षत्र है और चैत्र मास की पूर्णिमा पर जो नक्षत्र आता है उसको चित्रा नक्षत्र कहते हैं। चित्रा से संबंध है, इसीलिए चित्रा की वजह से इसका नाम हो गया चैत्र। इस महीने में वसंत का अंत होता है, वसंत का अंतिम समय होता है। तकरीबन मिड ऑफ अप्रैल तक अंतिम समय वसंत का होता है और उसके बाद ग्रीष्म का आरंभ होना भी शुरू हो जाता है। तो वसंत का अंतिम फेज भी चैत्र के महीने में पड़ता है और ग्रीष्म की जो शुरुआत है वो भी चैत्र के महीने में पड़ती है। तकरीबन आसपास का ही मामला होता है। तो 2 ऋतुओं का जो कॉम्बिनेशन है वो इस महीने में पड़ता है। बट ज़्यादातर जो चैत्र के महीने में जो ऋतु डोमिनेट करती है, जिस ऋतु का प्रभाव ज़्यादा होता है, वो ऋतु होती है वसंत की। इसीलिए जब चैत्र में नवरात्रि आती है तो उसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। तो चैत्र के महीने में दरअसल ज़्यादातर जिस ऋतु का प्रभाव होता है उसको वसंत कहा जाता है और इसीलिए चैत्र के महीने में जो नवरात्रि आती है उसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। ग्रीष्म का पार्ट होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है, होता दोनों का ही पार्ट है। इस महीने का ज्योतिष के साथ बड़ा गहरा संबंध है। अगर हम देखें तो चित्रा नक्षत्र से ही तारों की शुरुआत होती है। चित्रा नक्षत्र से ही
ज्योतिष का जो कैलकुलेशन है वो शुरू होता है, चित्रा से ही शुरुआत होती है। इसीलिए जो गणनाएं की जाती हैं उसमें अयनांश को चित्र पक्षीय अयनांश कहते हैं, यानी चित्रा पक्षीय अयनांश से ही ज्योतिष के ग्रहों की चीज़ों की गणना की जाती है और वो इस महीने से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस महीने का चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से ज्योतिष के साथ इस महीने का बड़ा गहरा संबंध है। अब इस महीने से शुभता भी शुरू होती है और ऊर्जा का आरंभ भी होता है। मौसम में परिवर्तन, वसंत आलस्य का समय, वसंत प्रमाद का समय, वसंत उन्माद का समय। वसंत समाप्त हो रहा है और शुरुआत हो रही है ग्रीष्म की, तो वसंत उन्माद जन्य होता है। उन्मादी बहुत होता है वसंत, लेकिन वसंत समाप्त होगा, ग्रीष्म की शुरुआत होगी तो उन्माद कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, ऊर्जा की शुरुआत हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़िया हो जाएगा। और तीसरा क्या है, शुभता वाला पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चैत्र का जो महीना है वो बेसिकली शुभता और ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस बार चैत्र का महीना 13 मार्च से शुरू हो चुका है। 13 मार्च से चैत्र का महीना शुरू हुआ और तकरीबन 1 महीने तक ये चैत्र का महीना चलता रहेगा। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने में पर्व और त्योहार क्या क्या हैं, क्योंकि हर महीने के कुछ खास पर्व और त्योहार होते हैं जो बताते हैं कि उस महीने की शक्तियां क्या हैं और उस महीने में किस किस तरह के वरदान मिलेंगे, किस किस तरह का व्यक्ति को फायदा होगा। तो चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार क्या है ये भी जान लीजिए। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है। रंग पंचमी एक ऐसा पर्व है जो होली से काफी मिलता जुलता है और इस पर्व को मनाने से ज्ञान की, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में जो डिप्रेशन है, जो अवसाद का पक्ष है, वो दूर हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग की पंचमी मनाई जाती है। इसी महीने में, चैत्र महीने में ही पाप मोचनी एकादशी भी आती है और कहते हैं कि साल का एक मात्र मौका ऐसा होता है जब आप अपने पापों को धो सकते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और वो मौका चैत्र के महीने में आता है जब पाप मोचनी एकादशी भी आ जाती है। इसी महीने से शुक्ल पक्ष से नव संवत्सर का आरंभ होता है। इसको हम हिंदू पंचांग में नया साल कहते हैं, नव संवत कहते हैं। उसकी शुरुआत भी इसी महीने होती है, लेकिन वो होती है शुक्ल पक्ष से। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नव वर्ष की शुरुआत होती है। भारतीय नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हो जाती है। इसी महीने में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही वासंतिक नवरात्र भी शुरू होता है। नवरात्र वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 2 मुख्य नवरात्र हैं, एक चैत्र वाला है जिसको आप वासंतिक नवरात्र कहते हैं और एक होता है आश्विन के महीने वाला जिसको आप शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो वासंतिक नवरात्र की जो शुरुआत है वो भी इसी महीने में होती है और इसी महीने की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म भी होता है। यानी चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म होने की वजह से इस महीने में भगवान राम की कृपा भी बड़ी आसानी से मिलती है। और अद्भुत बात यह है कि चैत्र का महीना पवित्रता लेकर आता है और मर्यादा के सबसे बड़े देवता भगवान राम का जन्म भी इसी समय होता है। चैत्र महीने की जो पूर्णिमा है इसको अत्यंत पवित्र मानते हैं। चैत्र महीने का जो अंतिम दिन होता है इसको चैत्र शुक्ल पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन तमाम धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, तमाम धार्मिक कार्य किए जाते हैं, तमाम दान किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि धार्मिक कृत्य करने से, दान करने से जो जीवन की तमाम मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती हैं। और चूंकि वर्ष की शुरुआत हो रही है तो चैत्र पूर्णिमा के दिन जब आप दान करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप पवित्रता से रहते हैं तो आने वाला जो पूरा संवत है, जो पूरा वर्ष है वो आपके पक्ष में आ जाता है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने के खान पान की सावधानियां क्या हैं। देखिए, हर महीने का एक गुण होता है, हर महीने की एक क्वालिटी होती है और हर महीने में किसी खास ऋतु का आगमन भी होता है।
कोई खास ऋतु होती है जो हर महीने में आती है। अब उस ऋतु के हिसाब से और उस महीने के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये बता दिया गया, आयुर्वेद में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया कि किस महीने में क्या खाओगे, क्या पियोगे ताकि स्वस्थ रहो, जीवन में कैसे कैसे बदलाव करोगे, ये तमाम बातें बताई गई। तो चैत्र का महीना चूंकि 13 तारीख से शुरू हो गया, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि चैत्र के महीने में खान पान की सावधानियां क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो वसंत का समय था, ठंडक का समय था, लोगों ने खूब खाना खाया, खूब अनाज खाया, खूब आनंद लिया। लेकिन अब क्या है, चैत्र के महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम कर देना चाहिए, धीरे धीरे अनाज कम खाना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, क्योंकि अब आपके शरीर को विषमुक्त होना है। सर्दियों में लोग गरिष्ठ भोजन भी करते हैं, हैवी खाना भी काफ़ी खाते हैं और तमाम शादियाँ पार्टियाँ अटेंड करते हैं, तो शरीर में विष जमा हो जाता है। उस विष को निकालने के लिए पानी अधिक से अधिक अब आप पीना शुरू कर दीजिए, धीरे 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 धीरे, और फल खाइए। जो ऋतु फल होते हैं, हर महीने में जो फल प्राप्त होता है ना, उस फल के अंदर उस महीने को अच्छा करने के गुण भी पाए जाते हैं। तो पानी अधिक से अधिक पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। चैत्र के महीने में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। जरा सा चख लिया बात अलग है, लेकिन गुड़ खाने से बचना चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ खाने से शरीर के खराब होने की, बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए चैत्र के महीने में जहाँ तक संभव हो गुड़ नहीं खाना चाहिए। बल्कि ये कहा गया कि चैत्र के महीने में चना अगर खाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। चैत्र के महीने में चना खाइए, लेकिन गुड़ बिल्कुल नहीं खाइए। अभी तक क्या होता था कि लोग बासी खाना भी खा लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो चैत्र और वैशाख के महीने में शीतलाष्टमी का पर्व भी मनाते हैं, और शीतलाष्टमी को बसौड़ा भी कहते हैं। लोग बासी खाना खाते हैं, उसका मतलब यही है कि अंतिम दिन होता है शीतलाष्टमी का, जिस दिन आप बासी खाना खा सकते हैं, उसके बाद बासी खाना खाना बंद। तो शीतलाष्टमी के दौरान, शीतलाष्टमी का पर्व मनाने के बाद बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चैत्र का महीना ऐसा है जब ऋतु परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, इन्फेक्शन होने की, बीमारियां होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इस महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना ही अच्छा होगा। अगर आप इसके बावजूद भी बासी खाना खाते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी इन्फेक्शन के शिकार होंगे, कोई न कोई समस्या आपको परेशान करेगी। अब चैत्र का महीना है, क्या खान पान करना है, इस महीने की खासियत क्या है, इस महीने के पर्व त्योहार क्या है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन इस महीने में क्या पूजा उपासना करनी चाहिए, किस तरह की पूजा उपासना करना इस महीने में बेहतर होगा, वो भी जान लीजिए। देखिए, चैत्र के महीने से ही सूर्य धीरे 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 तपना शुरू हो जाता है, सूर्य के अंदर धीरे धीरे ऊर्जा आने लगती है, सूर्य ताकतवर होने लगता है। तो चैत्र के महीने में सूर्य की उपासना करना बड़ा अच्छा होता है। और दूसरा, चूंकि वासंतिक नवरात्र आता है शुक्ल पक्ष में, इसलिए देवी की उपासना भी बेहद लाभदायक होती है। तो चैत्र में 2 देवी देवताओं की उपासना की जाती है मुख्य रूप से, एक है सूर्य देव और एक है माँ दुर्गा या देवी जिसको आप कहते हैं, उनकी उपासना करना भी बेहद अच्छा होता है। तो सूर्य और देवी की उपासना करना चैत्र के महीने में बेहद लाभदायक होता है, वो आप कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा क्या होगा? अगर आपको नाम यश चाहिए, अगर आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, अगर आपको उच्च स्थिति चाहिए जीवन में, तो सूर्य चूंकि धीरे धीरे मजबूत हो रहा है ना, इसलिए नाम यश के लिए और पद प्रतिष्ठा के लिए सूर्य की उपासना कीजिए। आपको नाम यश चाहिए, आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, इसके लिए आप सूर्य की उपासना करिए। सूर्य की उपासना करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और जो कोई व्यक्ति चैत्र के महीने में सूर्य की उपासना करता है, कहा जाता है कि उसको जीवन में नाम यश का और पद प्रतिष्ठा का अभाव नहीं होता, क्योंकि सूर्य का नंबर होता है 1।
और चैत्र महीने का नंबर भी होता है 1। चैत्र माने पहला महीना, सूर्य का नंबर पहला, सूर्य की जो सबसे प्रिय राशि है उसका नंबर भी 1। तो सूर्य का बड़ा सीधा कनेक्शन है चैत्र के महीने से। इसीलिए अगर चैत्र के महीने में सूर्य को जल दिया जाए, सूर्य की उपासना की जाए, तो पद प्रतिष्ठा, नाम, यश बहुत आसानी से व्यक्ति को मिल जाता है। अब मान लिया आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, अपने शत्रुओं को शांत करना है, शत्रुओं का पराभव देखना है, जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो शक्ति और ऊर्जा के लिए देवी की उपासना कीजिए। माँ दुर्गा की उपासना करना बहुत अच्छा होगा। शक्ति के लिए भी और ऊर्जा के लिए भी, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको ताकत चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए। किसी खास तरीके की मनोकामना है, उसको पूरा करना है, इसके लिए माँ दुर्गा की उपासना भी चैत्र में बेहद फलदायी होती है। और ख़ास तौर से अगर आप नियमित रूप से माँ दुर्गा के मंत्र का जप करें तो बहुत फ़ायदा होगा। चैत्र के महीने में मंत्र जप करना, हवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ख़ास तौर से अगर वो देवी के लिए किया जाए तो उसके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। चैत्र के महीने में लाल फल का दान कीजिए। लाल फल जैसे सेब है, अनार है, इसका दान करना बड़ा अच्छा होता है। चैत्र के महीने में अगर आप लाल फल का दान करेंगे तो किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना से बचे रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करेगी। नंबर 3, चैत्र के महीने में लाल फल का दान करने से आपको स्वास्थ्य की समस्या भी परेशान नहीं करेगी और किसी तरह की बदनामी के शिकार भी नहीं होंगे। तो चैत्र के महीने में लाल फल का दान कीजिए। लाल फल का दान करना चैत्र के महीने में बेहद शुभ रहता है। चैत्र के महीने में ही नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल भी डालिए। एक तरह से जल का दान है ये। और चैत्र के महीने में जब आप नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालते हैं, अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, और अगर संतान है तो उसकी उन्नति बहुत होती है, वो जीवन में राइज बहुत करता है। अगर आप नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालना शुरू करिए चैत्र के महीने में, तो आपको विशेष फायदा जरूर होगा। तो चैत्र का जो महीना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले खान पान का ध्यान देना होता है। गुड़ नहीं खाना है किसी भी दशा में, और कोशिश करें चना खाने की, बड़ा अच्छा रहेगा। चैत्र के महीने में भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और माँ दुर्गा की उपासना करें तो दोनों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और चैत्र के महीने में लाल फल का दान करें और नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालें, इससे आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आपके राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा आज का शुभ पहर क्या होगा, और स्वस्थ रहने के सरल उपाय हम जानेंगे निरोगी भव में। बताया कि क्या खान पान में ध्यान रखना है, किस तरह की पूजा उपासना करनी है ताकि ये महीना आपके लिए बेहद अच्छा रह सके। आगे जानेंगे आपके राशियों का हाल क्या है, आज का शुभ पहर क्या है, किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुल रहा है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, उसके भी पहले जानते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। दांत के दर्द से परेशान हैं, दांत का दर्द परेशान कर रहा है, तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लें, इसे चबाएं। थोड़ी ही देर में जल्दी ही आपको दांत दर्द से राहत मिलेगी, दांत का दर्द गायब हो जाएगा। ये बहुत अचूक और बहुत कारगर उपाय है दांत दर्द को तत्काल दूर करने में। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं राशियों का हाल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को आर्थिक मजबूती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य भी इनका लगातार बेहतर हो रहा है और संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 90%। वृष राशि। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिल रहा है, परिवार में खुशहाली भी आ रही है। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन कर्ज का लेन देन बिल्कुल न करें। किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। कर्क राशि। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें।
धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और यात्रा के मजबूत योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 72%। सिंह राशि, संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें। कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 68%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, बिछो हो सकता है, संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से आपको बचाव करना है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अगर कोई मुश्किल आती हुई दिखाई देती है तो आज भगवान शनि की पूजा कर लेंगे, इससे आपकी मुश्किल दूर होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित है तो विवाह तय हो सकता है आपका। आंखों की समस्या से बचाव करें। आईसाइट में इस समय दिक्कत दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। मकर राशि, जो लोग मीडिया में हैं, फिल्म में हैं, उनको फायदा होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा जिससे आप बेवजह बदनामी के शिकार हों। अपयश से बचाव करेंगे। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 40%। कुंभ राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार में खुशहाली आएगी और फिलहाल यात्रा न करें वरना यात्रा में दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य है 69%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें। उपहार और सम्मान का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 55%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से एक खास राशि बाहर निकलेगी, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। जमशेदपुर से जुड़ रही हैं हमारे साथ सारिका। सारिका बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपने शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरी शादी हुई थी 2015 में 20 मई को जी। वो शादी उसमें मेरे पति ने मेरे पे केस कर दिया। मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है? जी क्या है? 11 जून 1984। समय बताइए। सुबह 8:10। और कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ, जमशेदपुर में। तो अभी आप अपने पति के साथ नहीं रहती हैं? जी नहीं, 1 साल से हम लोग अलग हैं। 1 साल से अलग हैं? जी। तो आप जानना चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन का क्या होगा? जी। अभी कोई रत्न वत्न पहना हुआ है? हाँ जी, मैंने तो 5 सफेद टोपाज पहने हैं और मूंगा पहने हैं और मोती पहने हैं। कुंडली सारिका बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है तुला। शनि चंद्रमा चौथे खाने में बैठे हैं, मंगल भी वहां विद्यमान है और इस कुंडली में जो विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो विवाह को रेगुलेट करता है, बृहस्पति, वो कुंडली के 6ठे खाने में चला गया है। 2 बातें इसमें साफ हैं। पहला तो ये कि इस विवाह के चल पाने की संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस कुंडली में 2 विवाह के योग बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये है कि इस मामले को जितना ज़्यादा लटकाएंगे उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। तो बेहतर ये है कि आपसी सुलह समझौते से बात करके इस मामले से बाहर निकला जाए, क्योंकि इस मामले में वैवाहिक जीवन सुखद हो पाएगा, चल पाएगा, ऐसा कहना मेरे लिए मुश्किल है। तो अगर अभी कोशिश कर ली जाए तो कम से कम आपसी सुलह समझौते से मामला निपट जाएगा, जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। दूसरी शादी के बारे में हम सोच लेंगे, क्योंकि भविष्य तो आपका अच्छा है।
लेकिन अगर इस मामले को लटकाए रखें कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा तो ज़रा मुश्किल लगता है मुझे। पति का अटैचमेंट आपकी तरफ दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए अनावश्यक इस चीज़ को ढोने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मामला आसानी से सॉल्व हो जाए, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, आपका सेकंड मैरिज का पार्ट ठीक हो जाए, जीवन में आप सुख पा सकें, उसके लिए जो मूंगा और सफ़ेद टोपास पहना है वो निकाल दीजिए। मोती आपने बिल्कुल ठीक पहनी है, वो पहने रखिए और साथ में एक ओपल पहन लीजिए। वज़न में 10-12 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो केवल ओपल और मोती पहने रहें और ये मूंगा और सफ़ेद टोपास जो पहना है ये निकाल दीजिए। रोज़ सुबह रोज़ शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है धनु राशि के लिए। धनु राशि के लोग आज मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएंगे, लाल फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से इनके शत्रु और इनके विरोधी शांत होंगे, जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ गोरखपुर से, नारायणी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी, सादर प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं बहुत ज्यादा, मैं 3 साल से इस नंबर को ट्राई कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सिर्फ आपसे बात करने की। आज मैं धन्य हो गई आपकी आवाज सुन के। बताइए बहन जी, क्या मुश्किल है? पंडित जी, बात ये करनी थी कि मेरी शादी एक्चुअली 3 साल पूरी हो गई है और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं काफी परेशान हूँ इस मैटर को लेके। और पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/6/84। 15/6/84। समय बताइए। और समय 5:55। सुबह या शाम? शाम को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गोरखपुर में ही हुआ है। तो अभी मुश्किल क्या आ रही है? मुश्किल मतलब हम हस्बैंड आज साथ ही रहते हैं, इसलिए मतलब कंसीव नहीं हो रहा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, तो मतलब आपका शो मैं काफी इंटरेस्टेड से देखती हूँ। मैं सारे काम छोड़ के मैं देखती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा लगाव है आपके, मतलब बहुत यकीन मैं करती हूँ। इसलिए मैं सोची एक बार मैं आपसे बात करूँ। कुंडली जो हमारे पास बनती है ये वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि आपकी बनती है धनु, और कुंडली में जो संतान का प्रमुख प्लेनेट है बृहस्पति, वो शनि से एस्पेक्टेड है, शनि की दृष्टि है उसके ऊपर। बृहस्पति भी लेट चीज़ों का मालिक है और शनि तो खैर लेट चीज़ों का मालिक होता ही है। दोनों का संबंध बना हुआ है। इस वजह से संतान होने में विलंब होना या विवाह में विलंब होना, जीवन में चीज़ों को पाने में लेट होना, ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है, वो इसमें बार बार पैदा हो रहा है। अगर हम बृहस्पति को बैलेंस करें तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। बृहस्पति का जो बैलेंसर है, जो बृहस्पति को बैलेंस करता है, उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। तो चंद्रमा को अगर बैलेंस किया जाए तो आपकी ये कामना पूरी होगी। वैसे जो संतान प्राप्ति वाला मामला है वो सितंबर के महीने से दिख रहा है। इस साल के सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है उसमें संतान प्राप्ति के योग शुरू हो जाएंगे, ये संभावना बन रही है। 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहने, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहन लें। और दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। ये उपाय करें। उम्मीद यही करते हैं कि आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, विमलेश हैं हमारे साथ जादवपुर से, उनसे बात करते हैं। विमलेश जी बताइए। हाँ गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी देखिए ना, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आगे तो मैं बिजनेस करता था, तो बिजनेस तो बंद ही हो गया। अभी दूसरा जगह जॉब कर रहे हैं, तो जॉब माने हो नहीं रहा, उल्टा से और लेना के देना पड़ गया हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। गुरु जी डेट ऑफ बर्थ तो हमको तो पता नहीं है गुरु। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 44 है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। देखो विमलेश भाई, 2 मुश्किल है। पहला तो ये कि इस समय का प्रश्न कहता है कि भाई राहु ठीक नहीं है, और जो अंक आप बताते हैं 4 का, उसका तो मालिक स्वयं राहु है। यानी ये प्रॉब्लम पूरी तौर से राहु वाली है। और राहु का मतलब होता है जीवन में उतार चढ़ाव वाला पार्ट बहुत मजबूत होगा, बार बार उतार चढ़ाव होगा। कभी बिजनेस करेंगे, कभी नौकरी करेंगे, कभी पैसे रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। ये अप्स एंड डाउन्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा है।
अभी के लिए तो खैर व्यवसाय की सलाह मैं नहीं दूंगा, अभी आप नौकरी ही करिए। और नौकरी जो आपकी बेहतर होने के संकेत हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु की शुरुआत के साथ सितंबर अक्टूबर के महीने से इस साल जो नौकरी की स्थितियां हैं, इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, इसमें लगातार सुधार होने की संभावना बन पाएगी। दूसरा, व्यवसाय में बिल्कुल नहीं जाएंगे, नौकरी ही करेंगे, अच्छा रहेगा। और सुबह शाम दोनों समय राहु का एक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। राहु का मंत्र सुबह 108 बार, शाम को 108 बार ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। और एक मोटी सी लकड़ी पीपल की ले आएं। पीपल की मोटी सी लकड़ी में पीला धागा चारों तरफ से लपेट के इस लकड़ी को अपने सिरहाने जहां आप सोते हैं वहां पे रख लें, परमानेंटली वहीं पे रहने देंगे। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो आज हमने बात की चैत्र के महीने की और ये समझा कि चैत्र का महीना आपके जीवन में किस कदर प्रभावशाली है, इस महीने में कैसी पूजा उपासना की जाएगी और किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं इस शुभ समय में, शुभ पहर में, तो दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।